गुड मॉर्निंग बच्चों। हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर 9, राजा, विभिन्न वृत्तांत, मुग़ल दरबार। इसका मतलब है कि मुग़ल साम्राज्य के अंदर राजा और उससे संबंधित जो बातें हैं वह हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब ये जो मुग़ल दरबार की बात है तो यहाँ पर हम बाबर से लेकर के अकबर तक के शासनकाल में जो मुख्य मुख्य घटनाएं घटित हुई उनके संबंध में हम ये चैप्टर में जानेंगे। अभी तक आपको जैसा पता है कि जितना सिलेबस बोर्ड द्वारा निश्चित हुआ है उन सभी की मैंने इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाकर ऑडियो बनाकर भेजी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने वो ऑडियो वीडियो ज़रूर देखी होंगी और उनसे चैप्टर को समझा होगा। बच्चे बीच बीच में जैसे स्कूल में आके मिले हैं तो उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि सर ये आपने अच्छे से पढ़ाया है और हमें इसी तरह से समझ भी आ रहा है। तो इसी प्रयास में मैं आज ये चैप्टर की 2 वीडियो हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो 2 वीडियो में कवर हो रहा है। तो इसकी फर्स्ट वीडियो मैं आपको तैयार करके भेज रहा हूँ, राजा और विभिन्न वृत्तांत। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। अच्छा, महत्वपूर्ण बिंदु से एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये वो पॉइंट हैं जो या तो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आएंगे। तो इनमें हम समझ लेते हैं कि इसमें मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं। तो एक तो मुग़ल साम्राज्य की राजकीय भाषा जो थी वो फ़ारसी थी। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली और आगरा के तख्त पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी को अरबी भाषा में लिखा था। ये अरबी भाषा का जो तुजुक बाबरी है इसका तीसरा भाग भारत से संबंधित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। मरने के तुरंत बाद तो उसे आगरा में दफना दिया गया था, किंतु बाद में उसके इच्छित चुने हुए स्थान पर काबुल में दफनाया गया। बाबर के बड़े पुत्र का नाम हुमायूं था और वह 1530 में उसकी मृत्यु के बाद आगरा की गद्दी पर बैठा। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। उनमें हुमायूं सबसे बड़ा था और बाबर ने मरते हुए वचन लिया था हुमायूं से कि आप अपने भाइयों के साथ हमेशा दयालुता का व्यवहार करेंगे, और बाबर के इसी वचन को हुमायूं ने अपने जीते जी हमेशा निभाया। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। वह पराजित हुआ और बाद में हुमायूं पराजित होने के बाद शेरशाह के द्वारा भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। इस प्रकार 1540 में फिर से एक बार भारत पर अफ़गानों का शासन हो गया और मुग़लों को बाहर जाना पड़ा। 15 वर्ष के लिए हुमायूं भारत से निर्वासित हो गया। 1556 ईस्वी में अकबर मुग़ल राज सिंहासन पर बैठा। 1556 ईस्वी में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हेमू को पराजित किया अकबर ने, और वह दिल्ली के राज सिंहासन पर फिर से विराजमान हुआ। हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच हुआ। इस युद्ध में राजा मानसिंह अकबर की तरफ से लड़े थे। 1576 में हुए इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय का मुंह देखना पड़ा और फिर उनका जो राज्य था वो उस पर मुग़लों का अधिकार हो गया था। बाद में धीरे धीरे मेवाड़ को छोड़कर समस्त मेवाड़ की राजधानी थी उसको छोड़कर समस्त मेवाड़ पर फिर से महाराणा प्रताप ने अपना अधिकार कर लिया था। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर का जो दुर्ग था उसको विजय करने के दौरान हो गई थी। बताते हैं कि पास ही लगे बारूद में आग लग गई जिससे शेरशाह बुरी तरह झुलस गया और इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और इतिहासकार यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि शेरशाह उस युद्ध में ना पराजित हुआ होता, मतलब ना उसकी मृत्यु हुई होती, तो मुग़ल शायद भारत में वापस प्रवेश ना कर पाते। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और इस युद्ध के भी बड़े दूरगामी परिणाम निकले। इस युद्ध में हेमू की जो जीत है वो एक दैवीय संयोग है, यानी कि अकबर के पास सेना भी कम थी और रसद भी कम थी, उसके बावजूद अकबर की विजय हुई क्योंकि एक तीर हेमू की आंख में जा लगा। हेमू अपने हाथी से नीचे गिर गया और इसी दौरान उसकी सेना में भगदड़ मच गई। बाद में हेमू को बैरम खान ने उसकी तलवार से गर्दन काटकर उसको मृत्यु के घाट उतार दिया और इस तरह से
अकबर भारत का सुल्तान यानी बादशाह घोषित हुआ। 12वां पॉइंट देखें तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना कराई थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को उसने समाप्त कर दिया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। आगरा, इलाहाबाद और लाहौर का किला अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण शाहजहां ने अपने शासनकाल में कराया था। न्याय के लिए सोने की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। उसे न्याय के मामले में एक न्यायप्रिय सम्राट कहा जाता है। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। यह शेर शाह की भांति ही एक मजबूत और वास्तुकला की आकर्षक उदाहरण है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने इससे विवाह किया था और नूरजहां को बताते हैं कि उसे गुलाब से इत्र बनाने की विधि उसे पता थी। शेर शाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उसे अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। शेर शाह के जो प्रशासनिक सुधार हैं वो भारत में बड़े प्रसिद्ध हैं और शेर शाह ने मात्र 5 वर्ष के अंदर ही ऐसे सुधार किए कि उसके पहले शासकों ने शायद वो 50 साल में भी नहीं किए थे। 1570 ईस्वी में मुग़ल राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई गई और 1585 में इसे लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन फिर से 1648 में शाहजहां के द्वारा इसको दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर आते हैं, जैसे कि मुग़लों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मुग़लों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि मुग़ल शब्द मंगोल शब्द से बना है। जो बाबर है वो अपने पिता पक्ष की ओर से तुर्क सरदार तैमूर का वो था वंशज और माता की पक्ष की ओर से वह चंगेज़ खान के वंश से संबंधित था। इस तरह से मुग़ल वंश में 2 महान राजवंशों का खून दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी मुग़लों ने स्वयं को तैमूरी कहलाना पसंद किया। वास्तविकता तो ये है कि मुग़ल, जिनको मुग़ल कहा गया, वो मुग़लों के नाम से भी चिढ़ते थे, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने उनको मुग़ल ही नाम से संबोधित किया। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में भारतीय शासकों का वर्णन करते हुए जो यूरोपीय इतिहासकार थे, उन्होंने इनका नाम के सामने मुग़ल शब्द का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। इसलिए बाद में धीरे धीरे ये सब मुग़ल कहलाए। वास्तविक रूप में ये तुर्क खानदान था जो तैमूर वंश से संबंधित था। फ़ारसी भाषा का भारतीयकरण किस प्रकार हुआ? तो मुग़लों की क्योंकि राजकीय भाषा जो थी वो फ़ारसी थी, मुग़ल दरबारी इतिहास का लेखन फ़ारसी भाषा में किया जाने लगा। अब इसी को देखा देख जो क्षेत्रीय भाषाएं थी जैसे तमिल, मराठी, राजस्थानी, यहाँ के शासकों ने भी जो लेखक थे और जो लेख थे उनका उपयोग भी फ़ारसी में किया जाने लगा। इस प्रकार भारत की राजकाज की भाषा फ़ारसी हो गई और भाषा का भारतीयकरण होता चला गया। आगरा और इलाहाबाद के किले पर टिप्पणी लिखो। तो आगरे का किले का निर्माण 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा यमुना नदी के तट पर कराया गया और इलाहाबाद के किले का निर्माण 1583 में यमुना नदी के तट पर ही कराया गया था। इन दोनों किलों के निर्माण कराने का उद्देश्य केवल और केवल अकबर को अपनी राजनीतिक और सैनिक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था और दोनों ही किले वास्तुकला की दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से बड़े ही मजबूत हैं। इनको आप कभी भी घूमने जाओ तो यमुना नदी के किनारे दोनों को देखा जा सकता है। इलाहाबाद का किला प्रयाग में संगम तट पर बना हुआ है और इस किले के अंदर समुद्रगुप्त का अभिलेख और रानी का अभिलेख यानी कि जिसे हम अशोक का अभिलेख कहते हैं, और इसी में बाद में जहांगीर ने अपनी भी एक अभिलेख नीचे खुदवाई हुई है। ये इलाहाबाद के किले में ही रखा हुआ है। और आगरे के किले की स्थापत्य कला बड़ी सुंदर है। यहाँ पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में बनवाई गई इमारतें बड़ी ही सुंदर हैं। अकबर कालीन इमारतें लगभग अब ध्वस्त हो चुकी हैं, फिर भी वास्तुकला की दृष्टि से आगरे का किला अत्यंत सुंदर किला है और यह बड़ा मजबूत किला है। ये दोनों ही किले विश्व धरोहर की श्रेणी में रखे गए हैं। अगर बात करें जामा मस्जिद की, तो इसको मुग़ल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में 1648 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। यह मस्जिद लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के मिश्रण से बनी हुई है। इस्लामी वास्तुकला में बनी हुई यह मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है
और स्थापत्य कला की दृष्टि से एक बेजोड़ नमूना है। ये दिल्ली के लाल किले की कुछ दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। बात करें मुगल कालीन चित्रकला की, तो हम देखते हैं कि चित्रकला की शुरुआत तो बाबर के समय से ही हो गई थी, लेकिन क्योंकि बाबर को केवल 4 साल ही भारत में शासन का समय मिला, इसलिए वह ज़्यादा इस पर कार्य नहीं कर सका। लेकिन यह चित्रकला अपने चरम पर पहुंची जहांगीर के शासनकाल में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में एजाज नामक चित्रकार की प्रशंसा की है। हुमायूं के शासनकाल में भी चित्रकला को प्रोत्साहन मिला। मीर सैयद अली और अबुल सम्मद जो है उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। बाबर का हुमायूं के बाद जो अकबर का शासनकाल है उसमें चित्रकला का बड़ा अच्छे से विकास हुआ। इसमें दसवंत, फारूक बेग, बसावन जैसे योग्य चित्रकार अकबर के दरबार में थे। दसवंत के चित्र रजनामा में मिलते हैं। चित्रकला का उच्चतम स्तर जहांगीर के शासनकाल में मिलता है। जहांगीर स्वयं भी उच्च कोटि का चित्रकार था और इलाहाबाद में अका रिज़ा के नेतृत्व में उसने एक चित्रशाला भी बनवाई थी। मनोहर, माधव, तुलसी उसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इसमें एक बार क्वेश्चन भी आ जाता है MCQ में कि इनमें से कौन सा चित्रकार जहांगीर के शासनकाल का है, तो इसमें से बहुत सारे चित्रकारों के नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किस शासनकाल में कौन सा चित्रकार था। और जहांगीर स्वयं भी लिखता है, वो लिखता है कि अगर एक चित्र को 5 चित्रकारों ने मिलकर बनाया है और यदि मुझे उसे दिखाया जाए तो मैं अलग अलग ये बता दूंगा कि किस चित्रकार ने इस चित्र का कौन सा अंश बनाया है, यानी कि इतनी उसकी चित्रकला में रुचि थी। इसके बाद शाहजहाँ का काल आया। शाहजहाँ की जो विशेष रुचि थी वो स्थापत्य कला में थी, चित्रकला में कम थी। फिर भी उसके दरबार में मीर सैयद, हाशिम, अनूप जैसे चित्रकार थे। लेकिन औरंगज़ेब का जब शासनकाल आया तो यह चित्रकला के लिए, संगीत के लिए, स्थापत्य कला के लिए, इन सभी के लिए एक तरह से अंधकार युग था। यानी कि इस युग में औरंगज़ेब ने इन सबको इस्लाम विरुद्ध बताकर जितने भी कलाकार, चित्रकार और इस तरह के लोग थे उनको सबको दरबार से निकलवा दिया। और बताते हैं कि उसने चित्रकला, जो चित्र बने हुए थे इमारतों पर जो शाहजहाँ के काल में बनी थी या उसके आसपास बनी थी, उन सबको सफ़ेद चूने से पुतवा दिया ताकि उनके चित्र दिखाई भी ना दें। तो इस तरह से जहांगीर का शासनकाल जो है वो मुग़ल कालीन चित्रकला के लिए स्वर्ण युग की तरह है। बात करते हैं मुग़ल काल में संचार व्यवस्था की। विशाल मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य आधार सटीक और विस्तृत आलेख थे, जिन्हें बड़े ध्यान से तैयार किया जाता था। दरबार में प्रस्तुत की जाने वाली उपाधियों, दस्तावेज, दरबार की बैठकों की तारीख, समय सब तैयार किया जाता था। सभी कार्रवाइयों का विवरण वकीलों द्वारा तैयार किया जाता था। अखबारों के अंतर्गत ग्रहण किए गए उपहारों, अधिकारों के स्वास्थ्य और बादशाह से पूछे गए प्रश्न, सूचनाएं ये सभी होती थी। कुशल डाक व्यवस्था के कारण कोई भी सूचना साम्राज्य के कोने कोने में आसानी से पहुंचा दी जाती थी। एक तो डाक व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने एक बार क्लास में समझाया था कि घुड़सवार होते थे कुछ निश्चित दूरी पर सरायों में, और जैसी ही सूचना मिलती थी तो तुरंत एक घुड़सवार अगली डाक चौकी तक के लिए घोड़े पर दौड़ लगाता था, फिर अगली डाक चौकी से अगली डाक चौकी तक। इस तरह से थोड़े ही समय में, यानी 50 दिन तक पूरी होने वाली जो यात्रा थी वो मात्र 5 दिन में पूरी कर दी जाती थी। इसके अलावा मुग़ल दरबार के अंदर एक वकील नाम का अधिकारी होता था जो दरबार की पूरी गतिविधियों को नोट करता था कि क्या कहा गया है, किसके लिए क्या नियम बनाया गया है, क्या कब निर्णय हुआ है, इन सब की सटीक और विस्तृत आलेख वो लिखता था। इस तरह से मुग़ल काल में संचार व्यवस्था बड़ी उत्तम थी और उस समय में कम संसाधन होते हुए भी सूचनाएं बड़े आराम से एक दूसरे तक पहुंचती थी और सूचनाओं को सुरक्षित भी रखा जाता था। जो सबसे प्रमुख प्रश्न है वो है अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का वर्णन कीजिए। अबुल फजल ने इस नीति का वर्णन किया है। सुलह-ए-कुल यानी कि पूरा राज्य एक कुल था और उसमें रहने वाले सभी लोगों को एक साथ रखना, एक साथ उनके लिए नीति बनाना, सबको बड़े छोटे के अंतर से अलग हट करके सबको एक जैसा भाव में रखना, यही अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति थी। इसकी विशेषताएं क्या थी? इस नीति के अनुसार सभी तरह की शांति और स्थायित्व के स्रोत के रूप में बादशाह सर्वोपरि था, यानी कि बादशाह यहाँ पर सर्वोपरि है, उसकी बात सबको माननी है।
यह सभी जाति समूहों के बीच मध्यस्थता करता था और यह सुनिश्चित करता था कि साम्राज्य में अशांति ना हो। यदि दो समूहों के बीच में कोई मनमुटाव है तो यह इन दोनों के बीच में सुलह कराता था और यह भी कोशिश करता था कि साम्राज्य में कहीं पर अशांति ना फैले। सुलह कुल को अबुल फजल शासन की आधारशिला मानता है। इस नीति के अनुसार सभी को अपने धर्म और मत को मानने की स्वतंत्रता थी। अबुल फजल मानता है कि यदि सुलह कुल नहीं होगा तो अकबर मतलब राज्य में अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए वह मानता है कि सबको अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि यह नहीं कि हिंदू मुस्लिम राज्य में पीड़ित महसूस करें या किसी और के साथ भेदभाव हो। इसी आधार पर अकबर 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है और अधिकारियों को आदेश देता है कि वे किसी के साथ कोई पक्षपात धार्मिक रूप से ना करें। ये बहुत बड़ी बात थी। अकबर पहला ऐसा शासक था, ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसने कि जजिया कर को समाप्त कर दिया और जैसे ही जजिया कर समाप्त हुआ तो वह हिंदू जनता का एक तरह से देवता बन गया। हिंदुओं ने उसको हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि उससे पहले जितने भी शासक आए थे वो सब धार्मिक रूप से पक्षपात करते थे, ज़बरदस्ती धर्मांतरण करते थे और उनसे उनकी सुरक्षा के एवज में जजिया कर वसूल करते थे। लेकिन अकबर ने इसके बिल्कुल उलट काम किया तो अकबर को जनता ने बिल्कुल सर आँखों पर बैठा लिया। होली और नौरोज़ के जो विशेष रूप से अवसर होते इनको मनाया जाने लगा, यानी कि अकबर हिंदुओं के त्योहारों में शरीक होने लगा। इससे हिंदुओं के अंदर अकबर को लेकर जो है एक नई तरह की सोच पैदा हुई कि एक मुस्लिम सम्राट भी हिंदुओं की देखभाल कर सकता है और अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकता है। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने सबसे बड़ी बात ये थी कि इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत खाने के अंदर हिंदू, मुस्लिम, जैन, फारसी, बौद्ध सभी धर्मों के लोगों को सुना जाता था। वो आपस में पक्ष विपक्ष में वाद विवाद करते थे, तर्क देते थे। अकबर इनको बड़े ध्यान से सुनता था, क्योंकि अकबर की जो इच्छा थी वो सत्य को जानने की थी कि आखिरकार सत्य है क्या। इसलिए उसने सब धर्मों की बताई हुई बातों को अच्छे से सुना और जो उसे अच्छी लगी उनको उसने उसमें से चुन लिया। अकबर की इच्छा थी कि वह ईसाई धर्म को भी जाने, इसलिए उसने 1580 में ईसाई शिष्टमंडल को प्रचार करने के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलाया था और यह शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी पहुंचा भी और फादर मासरेत की अध्यक्षता में ईसाई धर्म की विशेषताएं अकबर के सामने बताई गई। बात करें मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की, तो जैसा कि हमने बताया कि स्थापत्य कला की दृष्टि से जो शाहजहाँ का शासनकाल है वह सबसे उत्तम है। शाहजहाँ को मुग़ल कालीन इंजीनियर सम्राट भी कहा जाता है। अकबर के दरबार में अकबर के शासनकाल में भी काफ़ी इमारतें बनी, वो सभी लाल बलुआ पत्थर में थी। फतेहपुर सीकरी की बहुत अच्छी इमारतें हैं, जैसे बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का महल, जोधा भाई का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सभी बड़े अच्छे से उसने बनवाए। और जहांगीर के शासनकाल की अगर हम देखें तो उसने अपने जो ससुर थे एतमादुल्ला का मकबरा उसने दिल्ली में बनवाया। इसके अलावा उसने जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है उसको पूरा कराया। ये सिकंदरा में बना जो मकबरा है अकबर का, ये दो शैलियों से मिलकर बना है, यानी कि इसमें हिंदू राजस्थानी शैली और मुग़ल शैली दोनों के सम्मिश्रण से तैयार किया गया है। इसके अलावा चांदनी चौक की रूपरेखा जो थी वो जहांआरा ने तैयार की थी। जहांआरा जो शाहजहाँ था उसकी बड़ी पुत्री थी। और मुग़ल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम में शाहजहाँ के शासनकाल में तो पहुँच ही गई थी। उसने सफ़ेद संगमरमर से निर्मित अनेक इमारतों को बनवाया। दिल्ली का लाल किला, इसके अलावा जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल उसी के शासनकाल में बने। बताते हैं कि जो आगरे का ताजमहल है वो उसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में उसका निर्माण कराया। और यहाँ पर ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक मानी जाती है इमारत। इतनी अच्छी ये इमारत उसने स्थापत्य कला की दृष्टि से बनवाई। इसके अलावा उसने एक बड़ी मस्जिद दिल्ली के शाहजहानाबाद, यानी कि आज की जो हमारी जामा मस्जिद है, उसको उसने बनवाया। शाहजहाँ के शासनकाल में जो स्थापत्य कला थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। अगर बात करें मुग़ल काल में महिलाओं की स्थिति, तो स्पष्ट रूप से कह में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि राज परिवार या राज दरबार के आसपास की स्त्रियों को यदि छोड़ दें तो समाज में प्राय निम्न वर्ग की महिलाओं, मध्यम वर्ग की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। बेगम वे महिलाएं होती थी जो राज परिवारों से आती थीं, कन्याएं या लड़कियां, वो बेगम होती थी। अगहा उनसे दूसरे दर्जे की होती थी, ये कुलीन परिवारों में जन्मी हुई होती थी, जैसे कि किसी अमीर की लड़की या किसी ज़मींदार की लड़की, अगहा कहा जाता था इनको।
और अगाचा जो होती थी वो बिल्कुल इनकी स्थिति निम्न होती थी। इन्हें उपपत्नी का दर्जा भी कहा जा रखा है। ना तो ये कुलीन परिवारों में इनका जन्म होता था, ना ही ये राज परिवारों में इनका जन्म होता था, बल्कि ये जो है कि सामान्य परिवारों से होती थी, जिनसे कभी कभार विवाह आदि कर लिया जाता था और इनको बाद में उपपत्नी का दर्जा दे दिया जाता था। बाज़ार में भी ये लोग जो रुचि लेने वाली महिलाएं थीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में ख्वाजा सर को रखा जाता था। एक तरह से किन्नर होते थे। और मुग़ल काल में नूरजहाँ, शाहजहाँ आरा, रोशन आरा, महामंगा, गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, ये तमाम ऐसी महिलाएं रही हैं जिनका राजकाज में भी बहुत प्रभाव रहा है और जिन्होंने राजकाज में दिलचस्पी दिखाई। महामंगा तो खुद वज़ीर आलिया थी अकबर की, और जो जहाँ आरा थी वो उन्होंने बताई कि उन्होंने चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी। रोशन आरा औरंगज़ेब के बहुत नज़दीक थी, वो उनकी बड़ी प्रिय थी, उनकी छोटी बहन थी। रोशन आरा की बारादरी आज भी दिल्ली में देखी जा सकती है। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी, उनका बड़ा रोल था उस समय शासनकाल में। इसी के अलावा राजपूत कन्या जोधाबाई, उनका एक बड़ा महत्व रहा है। नूरजहाँ के बारे में तो ये समझ लो कि जो जहांगीर का शासनकाल है उसमें नूरजहाँ का स्पष्ट रूप से प्रभाव मिलता है। नूरजहाँ ही शासन की सर्वे सर्वा थी और गुलाब से इत्र बनाने तक की विधि होना आती थी। तो इस काल में महिलाओं के उच्च घरों में जो महिलाएं थीं उनकी तो अच्छी स्थिति थी, लेकिन निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और महिलाओं को बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था। और उनकी स्थिति जो है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक थी, मतलब बड़ी ख़राब स्थिति में इस समय की महिलाओं की स्थिति थी। बच्चों, इस पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुग़ल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति, राज दरबार, अकबर की सुलह कुल की नीति। बच्चों, एक तो वीडियो को देखा ज़रूर करो पूरी, और वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक किया करो, उसको सब्सक्राइब ज़रूर सभी कर लो, तभी आप लोगों को नई वीडियो का पता चलेगा। और अगली वीडियो में मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर के हैं वो आपको समझा दे दूँगा। धन्यवाद।